हेलो बच्चों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है नीट 2025 के सॉल्यूशंस का, जिसमें हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो चलिए, इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 to 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विद स्टार। तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो आपका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है CH बॉन्ड जो जो स्टार है उनमें, इसमें इसमें और इसमें। तो अगर हम देखें, ये जो बेंजीन है, जो पहला कंपाउंड आपका बेंजीन है, आपको पता है जो बेंजीन है उस पे जो फ्री रेडिकल है वो हाईली अनस्टेबल होता है। फिर इसमें अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, तो ये भी हाईली अनस्टेबल है। और जब ये ब्रेक करेंगे, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। तो ये तीनों हाईली अनस्टेबल है, लेकिन अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो थर्ड वाला जो फ्री रेडिकल है वो कंपैरेटिवली सेकंड एंड वन के ज़्यादा स्टेबल है। तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखें तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद आपका स्टेबल है फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला जो सेकंड वाला है वो सबसे कम स्टेबल है। तो सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल है। तो अगर थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी थर्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी और उसके बाद सेकंड की होगी। तो अगर इन ऑप्शन के थ्रू जाएं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। देखिए, ब्रोमीन वाटर के थ्रू डीक्लोराइज होने के लिए किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन होना चाहिए। अनसेचुरेशन मीन्स उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप इन ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शन नंबर ए में कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज नहीं करेगा। अगर आप बाकी ऑप्शंस में देखें, इसमें अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या ये प्रोडक्ट देगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देगा आपका। जो OH ग्रुप है ये कैसा होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आपका ब्रोमीन कहाँ लग जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। फिर अगर आप इसमें देखें तो इसमें तो डबल बॉन्ड आपका रिंग से बाहर है, तो ये रिएक्ट करेगा। तो अगर आप ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएं तो इसमें कौन रिएक्ट करेगा? जो बाहर आपका है। तो इसमें आपका क्या कंपाउंड बनेगा? इसमें आपका बनेगा ये CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2Br। और अगर आप इसमें देखें तो NH2 भी क्या है? NH2 जो ग्रुप है ये भी आपका क्या है? ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये भी क्या आपका प्रोडक्ट देगा? ये प्रोडक्ट देगा आपका, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। और फर्स्ट वाला जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। दैट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन है, इसमें आप देखेंगे कि दो एक्टिव ग्रुप है, एक तो CN है, यानी कि जो आपका नाइट्राइल ग्रुप है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग जाएंगे। CH3MgBr क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके 2 मोल्स लगेंगे, तो 2CH3MgBr। तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा ये ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा? MgBr। ठीक है, और कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा आपका CH3। एक तो ये हो गया, और CN में कार्बन के साथ आपका CH3 अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ आपका अटैच हो जाएगा MgBr। ठीक है, फिर यहाँ पे
फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा देंगे वाटर से। जब वाटर से रिएक्शन का H3O पॉजिटिव का मतलब है कि वाटर को किस चीज में मिक्स किया हुआ है, एसिड में। तो H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे तो H3O पॉजिटिव आपको देगा H आयन। तो H आयन H पॉजिटिव आयन देगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? O निगेटिव किससे रिएक्शन करेगा? H आयन से, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये निगेटिव H आयन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक H यहाँ पे आएगा। तो ये क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे तो आपका OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इस वाले केस में C डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा एग्जिबिट करेगा? देखिए बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी और जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। और ये सब चीज़ हम कैसे बताएंगे? ये सब चीज़ हम बताएंगे डेल्टा टी बी के फॉर्मूले से। डेल्टा टी बी क्या होता है? I इंटू के बी एम। अगर हम जहाँ पे m है इसको हम, ये होती है मोलैलिटी, इसको हम ऑलमोस्ट इक्वेट कर देते हैं मोलैरिटी की टर्म्स में, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है वो मोलैरिटी की टर्म्स में है। तो मोलैलिटी को हमने मोलैरिटी के इक्वल लगभग इक्वेट कर दिया। और केबी को आपको पता है ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ये इसको मान लिया सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका 0.01 तो आपका मोलैरिटी हो गया, तो इसके लिए डेल टीबी क्या होगा? ठीक है, इसके लिए डेल टीबी होगा, मोलैरिटी तो हो गई 0.01, ठीक है, इनटू आई की वैल्यू क्या होगी? आई होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ आयंस यूरिया तो आपको पता है, यूरिया तो किस में डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो इसमें 1 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे। ऑप्शन बी में ये जो KNO3 है ये 2 आयंस में डिसोशिएट होगा, K प्लस एंड NO3 माइनस। ठीक है, तो इसके लिए डेल टीबी होगा आपका 0.01 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.02। सी ऑप्शन के लिए अगर आप देखें तो ये कितने आयंस में होगा? 2 Na पॉजिटिव एंड 1 2 Na पॉजिटिव और एक आपका हो जाएगा सल्फेट आयन। तो इसमें नंबर ऑफ टोटल आयंस कितने हो गए? 3। तो इसके लिए डेल टीबी की वैल्यू होगी 0.01 इंटू 3, इसकी वैल्यू है 0.03। और अगर आप जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या है आपका, या तो ये ग्लूकोज हो सकता है या फ्रक्टोज होगा, तो ये भी क्या होता है, ये नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, तो इसकी डेल टीबी की वैल्यू क्या होगी? 0.015 इंटू 1, दैट मीन्स 0.015। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आ रही है? सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी में वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Na2SO4 का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ये मैच करनी है, मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट 2। हेबर प्रोसेस का अगर देखें तो हेबर प्रोसेस में आपका यूज़ होता है, देखिए पहले हेबर प्रोसेस होता क्या है? हेबर प्रोसेस को हेबर बॉश प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर हेबर प्रोसेस की जगह हेबर बॉश प्रोसेस भी लिखा हो तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम है। तो हेबर प्रोसेस को हेबर बॉश प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अमोनिया बनाने का क्या होता है, विधि होती है। तो अमोनिया कैसे बनता है? नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से और आपका क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो यानी कि हेबर जो प्रोसेस है उस ये इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कर रहा है Fe कैटलिस्ट से। फिर वोकार ऑक्सीडेशन, वोकार ऑक्सीडेशन क्या होता है? वोकार ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हैं कि आपके पास एल्कीन होती है कोई, उसकी रिएक्शन करते हैं, इसमें आप PdCl2 यूज़ करते हैं 10 मोल% और आप CuCl2 यूज़ करते हैं, ये भी 10 मोल%। DMF यूज़ करते हैं
ठीक है, और H2O यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, इसकी हेल्प से हमें मिलता है कीटोन। क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो PDCl2 है वो का प्रोसेस ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच करता है। और विल्किंसन कैटलिस्ट तो होता ही है, जो रोडियम से रिलेटेड कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर गया। और जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है, जिगलर कैटलिस्ट होता है TiCl4 की रिएक्शन जब AlCH3 का होल थ्राइस से करते हैं तो हमें मिलता है क्या, जिगलर कैटलिस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, जैसे दिए हुए हैं ऐसे ही ये मैच कर रहे हैं। तो आपका जो 35 है वो किससे मैच करता है, तो वो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। किस में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y makes a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution? ठीक है, कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, निगेटिव डेविएशन दिखाता है, आइडियल है, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है जो सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम है। तो देखिए, जो आपका x है उसके कितने मोल्स हैं, NX है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 5। और जो आपका y है उसमें आपके जो NY है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके आपके 10, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, ये गिवन है। फिर जो आपका प्योर x का जो प्रेशर है ये है 63 टोर, और प्योर Y का जो प्रेशर है ये आपका है 78 टोर, ये भी गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का तो ये क्या होगा, Px नॉट इंटू XX क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस Py नॉट और XY क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। तो अब हम क्या करेंगे, P नोट X तो हो गया 63 और XX क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस Y कितना हो गया 15 प्लस Py नोट क्या हो गया आपका 78 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ यानी कि 15। क्योंकि जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी उसमें स्पीशीज हैं। तो यहाँ से जो PS की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 73। अगर आप ये देखें PS की वैल्यू आएगी ये 73, और जबकि ऑब्जर्व जो है, जो इसकी ऑब्जर्व है वो है 72। ठीक है, जो ऑब्जर्व है वो है 72 और जो आपकी थियोरटिकल है वो आनी चाहिए 73, यानी कि कम आ रही है। जो ऑब्जर्व है वो कम आ रही है, यानी कि ये कैसा शो करेगा, ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक शुगर X है वो हनी में भी पाया जाता है और एक कीटो शुगर भी है, और ये एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनुमेरिक फॉर्म, और अल्फा और बीटा एनुमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा जो शुगर होता है वो होता है डी फ्रक्टोज। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अगला है आइडेंटिफाई द सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए सूटेबल रिएजेंट कौन सा है, तो इस कन्वर्जन के लिए सूटेबल रिएजेंट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है कि जो ये वाला आपके रिएजेंट होता है ये स्पेशल होता है कि इसमें आपको क्या करते हैं कि जो इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है उसको किस चीज़ में चेंज कर देता है, ये एल्डिहाइड में। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि दो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक एजर्शन की फॉर्म में और एक रीजन की फॉर्म में। एजर्शन बोलता है कि जो आपका ये कंपाउंड है ये SN2 रिएक्शन फास्टर देता है देन इससे। रीजन है कि जो आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है
क्योंकि इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। क्या ये सही है? तो देखिए ये बिल्कुल दोनों एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बोथ एजर्शन और रीज़न सही है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एजर्शन का। देखिए जितने भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सब क्या देते हैं? SN2 रिएक्शन देते हैं, लेकिन इनमें जिसमें जो जितना आपका जो हैलोजन ग्रुप है जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा फास्टर क्या देगा? SN2 रिएक्शन देगा। और इसमें आपका आयोडीन क्या है? लार्जर है किससे? क्लोरीन से, तो इसलिए इससे ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन KCl पर मोल ऑफ Ba2 पॉजिटिव इज गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये SO4 जो सल्फेट आयन है उसकी दे रखी है, और क्रिस्टलाइजेशन की दे रखी है BSO4 की, और हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है BSO4 सॉलिड की। तो आपको बताना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी? Ba2 पॉजिटिव आयन की। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले जो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको लिख लेते हैं। रिएक्शन इसमें होगी कि आपके Ba2 पॉजिटिव आयंस रिएक्ट करेंगे सल्फेट आयन से, और आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा BaSO4 सॉलिड। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है वो होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन की तो आपको पता है दी हुई है। हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है -4.5 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपकी है -349 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की क्या क्या है? देखिए सल्फेट आयन की तो आपकी होगी -216 प्लस Ba2 पॉजिटिव की मुझे नहीं पता, वो ही मुझे निकालना है। मुझे किसका निकालना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव, यही मुझे निकालना है। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूंगी, ठीक है, ये हो जाएगा -4.5, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा? -216, और इधर बचेगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव। जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आपकी आएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव की वैल्यू आएगी -128.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस डेल HF ऑफ Ba2 पॉजिटिव बनेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी -128.5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। नंबर 41 है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं, स्ट्रक्चर भी बताने हैं और स्टीरियो आइसोमर्स भी बताने हैं। स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कि एक बॉन्ड के थ्रू जब आप रोटेट करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? जो दोनों कंपाउंड मिलते हैं वो एक्टिव होते हैं ऑप्टिकली, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। तो चलिए देखते हैं, तो आपका क्या है, किसके बताने हैं? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। तो इसका C4 कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 8, और ऑक्सीजन आपका हो गया 1। तो पहले तो यही हो गया 1, ठीक है, इसका 1 होगा। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, क्योंकि जब हम आप इसमें देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब ये सिर्फ एक ही आपका क्या देगा? आइसोमर देगा। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका बन सकता है ऐसे। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब इसके क्या होंगे? 2 होंगे, और ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे काइरल सेंटर हो गया। अगर आप इधर देखें ये, तो ये एक ही देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा? ये यहाँ पे आ गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक ही देगा। और अगर आप इसमें देखें एक ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? काइरल सेंटर। काइरल सेंटर है तो ये आपके 2 देगा,
ठीक है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये 2 देगा। अब आगे चलते हैं, एक हो गया आपका ये 1 देगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, इसमें काइरल सेंटर है ही नहीं, तो इसमें 1 देगा। फिर आगे चलते हैं, अगला है आपका ये, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितने देगा, ये 3 देगा, ठीक है। फिर 2 काइरल सेंटर है, तो ये कितना देगा, 3 देगा। तो अगर आप टोटल इसमें काउंट करें, तो टोटल आपके बैठेंगे 3 1 4 4 2 6 6 2 8 और 2 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ 10 आपको क्या देंगे, आइसोमर्स देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इनके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए का डाइपोल मोमेंट क्या करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें तो H2O का सबसे ज़्यादा दे रखा है, फिर NH3 का, फिर CH3 का। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, फिर NH3 का ऐसे होता है, ठीक है, और CHCl3 का इस तरह से कुछ होता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ऐसे इसमें करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरह NH3 में जब आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन भी की तरफ से भी ये नीचे की, तो इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे। जो लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो जो इसमें जो वैल्यू का जो ऑर्डर दे रखा है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें कितने लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में होगा और फिर थर्ड में होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब करेक्ट है। फिर अगर आप इसमें देखें कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितने हैं, उसका ऑर्डर है, तो XeFO4 में देखा आपको बताया ज़ेनॉन एक आइडियल गैस है और इसमें नंबर ऑफ जो आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 होते हैं, ठीक है, ये हो गए 8। अगर आप XeFO4 देखें तो फ्लोरीन तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो 2 लोन पेयर से बना लेगा। तो XeF4 अगर आप देखें तो ये आपका बन जाएगा Xe, ठीक है, Fe 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 एंड Fe, ठीक है। ये 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो जाएंगे और 2 लोन पेयर आपके बचेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे। अगर आप XeO3 का देखें तो आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये कितने यूज करेगा इसके, देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। और XeF2 में अगर आप देखें, XeF2 में देखें तो ये बनेगा Xe और आपका ज़ेनॉन ऐसे है और 2 फ्लोरीन, ठीक है। तो कितने लोन पेयर होंगे, 1 2 और 3, इसमें 3 होंगे। तो इसका मतलब ये ऑर्डर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो ये है, कौन सा ऑर्डर है कि OH की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, फिर CHNO। तो देखिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में गैप होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 3.5, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की होती है आपकी 3, 3.5। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस किस में है, फर्स्ट वाले केस में, इसमें हो गया 1.4। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होनी चाहिए, जबकि इसमें शो कर रहा है कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कि बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये है, N2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर O2 और फिर हाइड्रोजन की। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जो N2 है वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और H2 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब
N2 की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, फिर O2 की और फिर H2 की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी इसमें करेक्ट जा रहे हैं। तो ए डी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आपको एक रिएक्शन दे दी, आपको बताना है कि NO की हायर यील्ड कैसे मिलेगी। हमारी जो कंडीशन है रिएक्शन की वो नीचे मेंशन है। सिंस जो डेल H है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको बताया कि अगर टेम्परेचर हाई कर दें तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही है। और अगर टेम्परेचर कम कर दे तो फॉरवर्ड में नहीं, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं और जितनी हम एनर्जी किसी भी फॉर्म में देंगे तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बढ़ा दें तो भी आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब जो यील्ड है NO की वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी बढ़ा दे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स और बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब NO की जो यील्ड है वो भी बढ़ जाएगी। तो ए सी डी इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, 44 है। 44 में है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, के की वैल्यू है 0.03 सेकेंड इनवर्स। सिंस सेकेंड इनवर्स है इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसने बोला कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी है 7.2 मोल पर लीटर concentration of the reactant to get reduced to 0.9, यानी कि AT आफ्टर टाइम t आपकी जो रिएक्शन है वो कितनी बची? 0.9 मोल पर लीटर। तो आपको टाइम बताना है। टाइम का सिंपल फॉर्मूला है T इक्वल टू हो जाएगा 1/K, ठीक है, लॉन ऊपर आ जाएगा A नोट अपॉन AT, ठीक है। T K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 0.03 सेकेंड इनवर्स, लॉन A नोट की वैल्यू है 7.2, AT की वैल्यू है 0.9। जब आप इसको एक पॉइंट से पॉइंट करेंगे 9 8 जा 72, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 1/0.03, ठीक है। लोन को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2.303। अब ये लॉग हो जाएगा, यानी कि बेस 10 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 8, हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 0.03 लॉग, इसको बोल देंगे 2 की पावर 3। ये आगे हो जाएगा 2.303, ये 3 आगे आ जाएगा और इधर हो जाएगा क्या? log 2, क्योंकि log m की पावर n क्या होता है? n log m, ठीक है। फिर log 3 और यहाँ पे डिवाइड में था 0.03, 2.303 इंटू 3, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइड बाय 0.03, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 69.3 सेकेंड, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो नीचे रिएक्शन दी हुई है इसमें से कौन सी भी लेज़ाग्ने टेस्ट से बिलोंग नहीं करती है। तो देखिए जो लेज़ाग्ने टेस्ट होता है ये मेनली किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। इन चारों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें तो नाइट्रोजन डिटेक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें सल्फर, ठीक है, और आपका क्या है? और हेलोजन। तो जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है उसमें ये डिटेक्ट कर रहा है कार्बन। तो लो जो लेज़ाग्ने टेस्ट है वो कार्बन को डिटेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? वो इसमें करेक्ट जाएगा।